हाँ भाई, लास्ट पार्ट में हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100 और एटॉमिक रेडियाई अच्छे से पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम आयनेशन एंथैल्पी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार एटॉमिक रेडियाई रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में काम आएंगे। देखो भाई, एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं? ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है। और एटॉमिक रेडियाई तीन टाइप की होती है, एक तो है कोवलेंट रेडियाई, दूसरा है मेटालिक रेडियाई और थर्ड हमारा होता है वान डेर वाल रेडियाई। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? वान डेर वाल रेडियाई, उससे छोटा मेटालिक रेडियाई और सबसे छोटा होता है कोवलेंट रेडियाई। ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा देखो भाई, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। और पीरियड में क्या होगा? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। इसके अलावा हमने कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। देखो भाई, कैटायन की जो रेडियाई होती है वो पेरेंट एटम यानी न्यूट्रल एटम से छोटी होती है और एनायन की रेडियाई पेरेंट एटम यानी न्यूट्रल एटम से बड़ी होती है। और कैटायन और एनायन की रेडियाई को अगर न्यूट्रल एटम से कंपेयर किया जाए तो एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी रेडियाई उतनी ज्यादा बड़ी होगी, और कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी ही छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं नाइट्रोजन +3, नाइट्रोजन +2, नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन एटम और नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2, नाइट्रोजन -3। तो इनकी रेडियाई अगर कंपैरिजन करें, देखो भाई यहां पे ये जितने भी कैटायन हैं इनकी रेडियाई क्या होगी? पेरेंट एटम से छोटी होगी और एनायन की पेरेंट एटम से बड़ी होगी। अब एनायन में सबसे बड़ी किसकी होगी? जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। और कैटायन में जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसकी रेडियाई क्या होगी? सबसे छोटी होगी। ये ऑर्डर हम लिख सकते हैं, हो जाएगा भाई। इसके अलावा हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियाई पढ़ी थी। सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है ऑक्साइड एनायन और फ्लोराइड एनायन, सोडियम प्लस और Mg+2। अब इनकी रेडियाई को कैसे कंपेयर करते हैं भाई? इनमें देखो सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब देखो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो उसकी रेडियाई सबसे बड़ी होगी, और जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई सबसे छोटी होगी। तो ऐसे यहां पे हम ये ऑर्डर बना सकते हैं, नहीं बना सकते? इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ये भूल जाएं, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशो फाइंड आउट कर दिया करो। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो आप प्रोटॉन लिखो, यहाँ पे 10/8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो, और यहाँ पे 10/9 होगा, यहाँ पे 10/11 और ये 10/12। तो एज इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो डिक्रीज, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो ऐसे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इनकी या जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इनकी रेडियाई भी डिक्रीज हो रही है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसके अलावा एग्जामिनर और आपसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे सल्फाइड एनायन है या क्लोराइड एनायन है, पोटेशियम प्लस है, कैल्शियम +2 है, तो आप ऑर्डर क्या बताएंगे? ये आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई, समझ आ रहा अच्छे से? हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन सबसे बड़ी किसकी होगी? जो हमारी नोबल गैसेज है उनकी रेडियाई सबसे बड़ी होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि नोबल गैसेज में क्या पाई जाती है? नोबल गैसेज में वान डेर वाल रेडियाई पाई जाती है जो सबसे बड़ी होती है। ये हमने सीखा है। अब इसके अलावा जो एटॉमिक रेडियाई है उसको दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है शिल्डिंग इफेक्ट। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? देखो भाई, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। मान लीजिए ये 10 यूनिट से अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो इसके साथ जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। तो इस पे नेट चार्ज जो होगा 10 से कम लगेगा। तो ये जो नेट चार्ज कम लग रहा है 10 की बजाय, तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई उतना ही छोटा होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट होता है शिल्डिंग इफेक्ट। देखो भाई, यहां पे ये इनर सेल्स जो क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इसमें यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा रिपेल करेंगे। जितना ज्यादा रिपेल करेंगे उसका एटॉमिक रेडियाई उतना ही
ज्यादा होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? देखो भाई, अगर सेम सेल के लिए बात की जाए तो सबसे ज्यादा होता है शील्डिंग किसका? एस सब सेल का, उससे कम पी का, उससे कम डी का और उससे कम एफ का। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे भाई। ये इतना आपका पीरियोडिक टेबल में दे रखा है, लेकिन इसके अलावा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो आता है, जो आगे भी हम पढ़ेंगे, तो वो आपके आयनेशन एनर्जी में भी काम आएगा और आगे के जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें भी गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, उसको पीरियोडिक टेबल में ही रिवाइज कर देते हैं। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। अब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखो भाई, डी सब सेल में यहां पे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, अब इनका शील्डिंग कम होगा और इनका शील्डिंग अगर कम होगा तो क्या होगा भाई? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? बोलो। यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जिसके कारण रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसीलिए जब आप बोरोन फैमिली में पढ़ेंगे, यहां पे हम लिखते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, ये लिखते हैं भाई। अब देखो, यहां पे ये गैलियम जो है, गैलियम से पहले क्या आएगी? ये 3D सीरीज आएगी और 3D सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन 3D में फिल अप कर रहे हैं। तो यहां पे इनका शील्डिंग बहुत कम लगेगा और इनका शील्डिंग कम लगने के कारण गैलियम का साइज डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज हो जाएगा? एल्यूमिनियम से छोटा हो जाएगा। यानी एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज किसका बड़ा होगा? एल्यूमिनियम का होगा। वैसे वो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। लेकिन डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण गैलियम का साइज क्या हो गया? एल्यूमिनियम से छोटा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। अब यहां पे अगर बात करें, देखो भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड, इनकी अगर बात की जाए तो यहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि जर्मेनियम का साइज बहुत कम हो जाएगा। जर्मेनियम का साइज यहां पे हालांकि थोड़ा कम होगा, लेकिन सिलिकॉन से छोटा नहीं होगा, क्योंकि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, वो ओनली बोरोन फैमिली पे काम करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद देखो भाई, अगर बात की जाए डी ब्लॉक के एटॉमिक साइज की, जैसे मेनली आपके आता है 3D का। ठीक, तो 3D का साइंस टीचर विनीता करमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। देखो भाई, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। तो ऑर्डर ये आएगा, ये ऑर्डर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। यहां तक ये ऑर्डर आएगा। कोबाल्ट और निकिल का ऑलमोस्ट साइज सेम होता है और इनसे बड़ा कॉपर और जिंक का होता है। ये कैसे पता चलेगा? यहां पे ये ध्यान रखना चाहो रख लो। वैसे जब आप डी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे टेबल वगैरह में वैल्यू गिवन होगी, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद कर लो। वैसे ही मैं वैल्यू आपको बता देता हूं, क्योंकि वैल्यू एक बार हम देख लेते हैं तो हमें हमेशा ऑर्डर याद रहता है। 164 पिकोमीटर, इसके बाद इसका आता है 148, इसका आएगा 143 और ये आएगा 135 और यहां पे इसका आएगा 129, ये आएगा 126, इन दोनों का आता है 125 और यहां पे कॉपर का आएगा 128 और इसका 129। ठीक, ये ऑर्डर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हो जाएगा भाई। तो ये हो गया डी ब्लॉक का। अगर लिखना चाहो लिख लो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि डी ब्लॉक की एनसीईआरटी जो है वहां पे टेबल्स में ये डेटा आपको गिवन होगा। ठीक, यहीं पे मैंने करवा दिया, वहां पे बोल दूंगा कि पीरियोडिक टेबल में समझा दिया था। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? 6th पीरियड की अगर बात की जाए, 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे? भाई n = 6 में सबसे पहले 6s में, फिर उसके बाद 4f में, फिर 5d में और फिर आता है 6p में। तो देखो 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे। तो हमने देखा था 4f सबसेल की शील्डिंग पावर सबसे कम होती है। शील्डिंग पावर सबसे कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो एफ सबसेल में जो 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं इनकी शील्डिंग बहुत ही कम होगी, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन के साथ 14 प्रोटॉन एंटर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं? देखो भाई, हम क्या पढ़ते हैं? 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज पढ़ते हैं। अब 3D से नीचे आएगा 4D, उससे नीचे आएगा 5D। तो साइज का ऑर्डर ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
देखो 3D से ज्यादा 4D का तो होता ही है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें 5D में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर कर रहे हैं, आपके एफ सब सेल में एंटर कर रहे हैं, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है और ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 4D सीरीज के एलिमेंट्स के इक्वल हो जाता है। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जो पहला ग्रुप आता है यानी थर्ड ग्रुप, तो इसमें सबसे पहला था साइंस टीचर विनीता करमानी, फिर आप लिखते हो यारी जरा निभाना, फिर आप लिखते हो ला हफ्ता। तो इसमें देखो एफ सब सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनका साइज क्या आएगा, डायरेक्ट यही लिखेंगे। और अगर बाकी इसके बाद के जैसे साइंस टीचर, यहां पे लिखेंगे यारी जरा, ला हफ्ता, तो इनका साइज क्या होगा, 3D से ज्यादा 4D का, और 4D और 5D का ऑलमोस्ट सेम होता है, बाकी का ऐसे ही ऑर्डर आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, इसमें यहां पे लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि लेंथन में कोई एफ सब सेल में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद देखो, एक तो ये होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जो ये थर्ड ग्रुप है, इसका ऑर्डर डायरेक्ट आता है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक रेडियाई के उल्टा होगा, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे अब जब आपका 5D सब सेल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो बोरोन फैमिली आती है, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये आप लिखते हैं। अब देखो इसमें साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, लेकिन आपने लिखा था कि एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा होता है ड्यू टू डी ब्लॉक इंटरेक्शन, और नीचे आने पे इंक्रीज होगा। अब इंडियम और थैलियम में स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं कि यहां पे थैलियम में 4f सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा, लेकिन इतना डिक्रीज नहीं होगा कि इंडियम से भी छोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंडियम से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो यहां पे साइज का ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो बोरोन से ज्यादा किसका होगा, गैलियम का, गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा इंडियम का, और इंडियम से ज्यादा होता है थैलियम का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चेंज कहां पे आ रहा है, गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का होगा, यही बस आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि बोरोन एंड कार्बन फैमिली की एनसीईआरटी में डेटा गिवन होता है। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे भाई, ये ध्यान रखना है, ये मत कर देना कि थैलियम का छोटा हो जाएगा। समझ आ रही बात? इसके बाद कार्बन कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये हम पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होगा भाई, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन का, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम का, जर्मेनियम से ज्यादा टिन का, टिन का और लेड का कम, लेड का कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि टिन से कम हो जाए। तो इसमें क्या होगा, सीधा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो ध्यान आपको क्या रखना है, मेनली बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स का जो साइज है वो ध्यान रखना है। इसमें एक ही एक्सेप्शन आ रहा है कि एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा होगा, लेकिन इसके आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत मेजर चेंज आता है। पीरियोडिक टेबल में भी आपके जो क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें डेटा गिवन है, वो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। और इसका बोरोन एंड कार्बन फैमिली की एनसीईआरटी में भी डेटा गिवन है, लेकिन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, उसी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के बाद करेंगे, अभी टेंशन मत लो। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बोरोन फैमिली का जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर है और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहां पे बोरोन फैमिली जो है, बोरोन फैमिली के जो कैटायंस होते हैं, ठीक, बोरोन फैमिली की जो आयनिक रेडियाई है उसका ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आईआईटी एडवांस ने पूछ लिया था, क्योंकि इसका डेटा भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहां पे देखो भाई, इनका जो ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आएगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, कैटायन का साइज सिंपल इंक्रीज होगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? तो यहां पे आईआईटी एडवांस ने ये नहीं दिया था, ऐसे ऑर्डर लिख के नहीं दिया था। आईआईटी एडवांस ने ये पूछा था कि बोरोन फैमिली की आयनिक रेडियाई का क्या ऑर्डर होगा, और उसने ऑप्शन में ऐसा लिख रखा था। तो बच्चे क्या देखते हैं, जैसे ही ऑर्डर देखते हैं बोल देंगे भाई ये वाला ऑर्डर आएगा। भाई ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा, ध्यान रखो, उसने यहां पे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर नहीं पूछा, आयनिक रेडियाई का पूछा है। अब जरूरी थोड़ा वो +3 लिख के दे, जब उसने लिख दिया आयनिक रेडियाई यानी आयंस की रेडियाई, तो आयंस बना के बताओ भाई क्या होगा, सीधा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक, तीन बातें बताई है। इसका यहां पे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या आएगा, फिर उसके बाद आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या आएगा, सिंपल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी का अभी ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट है भाई, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं। अब लेंथेनॉइड में भी क्या होगा, लेंथेनॉइड्स में क्या होगा भाई, आपके एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। एफ सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं तो क्या होगा वहां पे, तो उनका शिल्डिंग कम होगा। ठीक, तो शिल्डिंग कम होगा तो साइज
डिक्रीज होगा। तो यहां पे इनका साइज ऐसे डिक्रीज होता है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही, और तब ये सब आएगा ना, ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका होता है? यूरोपियम का होता है। ये आप आगे लिख के स्टार लगा लेंगे, ये आपके लैंथेनॉइड सीरीज का एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है, जो आप आगे जाके एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी में टेबल में पढ़ेंगे। समझ आया कि नहीं? आप तो यहीं पे ऑर्डर याद रख लो यार, लिख लो एनसीईआरटी में कहीं पे, ठीक। इसके अलावा यहां पे अगर इनका कैटायनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा जाए तो कैटायनिक रेडियाई का ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं? आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई? फिर इसके अलावा एक्टिनोइड का एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर डिक्रीज होगा। थोड़े पापड़ यूं नापो, ये ऑर्डर आएगा, चाहे कैटायनिक हो चाहे आपका एटॉमिक रेडियाई हो। कर देंगे या नहीं कर देंगे? हो गया भाई, एटॉमिक रेडियाई पूरा रिवाइज करा दिया, और एनसीईआरटी में जो आप आगे पढ़ने वाले हैं वही मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से रिमाइंड करवा दिया। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन सबसे पहले देखो, वैसे तो आपको पता है क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। समझ आ गया नहीं आप? भाई सबसे पहली बात यह है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं आप कहां से करेंगे? भाई गैसियस एटम से करेंगे। गैसियस एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि सिंगल गैसियस एटम है, ठीक। और सबसे खास बात, इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है? भाई इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे, ये आपका एक्साइटेड एटम नहीं होना चाहिए, एटम आपका ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इसमें जैसे ये है, यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इसमें से, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ गई नहीं आप? ठीक। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सबको पता है। अब इसके बाद देखो, ये रिएक्शन भी लिखी गई है, ठीक, समझाया गया है यहां पे। नेक्स्ट लिखा, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर मोल। We can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron। देखो भाई, हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी की एनर्जी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, जो आपकी एनर्जी की यूनिट है। फिर इसके बाद लिखा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। देखो आपने एक कैटायन बना दिया, इस कैटायन में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे तो उस स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी 2। ये यहां पे IE1 है, तो ये इसको क्या कहेंगे? IE2 कहेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। भाई जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किसी एटम से तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो आप रिमूव करते हैं, उसमें और न्यूक्लियस में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे एनायन का केस आ गया, बेरिलियम एनायन है, इसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे ये वाली रिएक्शन बनेगी, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, यानी यहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे देखो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p1 है, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 होगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब भी किसी स्टेप में यहां पे ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी ना भाई। और एनर्जी रिलीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी जब जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, the second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion that from a neutral atom. In the same way, third ionization energy will be higher than the second ionization energy, so on। ये बोल रहा है कि IE3 IE2 से ज्यादा होगी और IE2 IE1 से ज्यादा होगी। तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप तो ऐसे ही एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक। इसका रीजन क्या है? पहले आपने न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ठीक, तो आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे। लेकिन जब आप कैटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कैटायन में क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है जो वो इंक्रीज हो रही है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद यहां पे ये ग्राफ्स वगैरह गिवन है। देखो ये ग्राफ्स में जो यहां पे जो ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ जो गिवन है, इसको ना पूरा अच्छे से यहां पे थियरी में समझाया गया है, ठीक। चाहे तो आप थियरी पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखा, वो आप देख लेंगे, लेकिन मैं आपको खुद यहां पे ग्राफ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होगा भाई? क्या होगा बोलो? एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। सॉरी, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है?
इंक्रीज होगा और आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। क्योंकि एक बात बताओ, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा तो क्या होगा, उतना ही उसकी एटॉमिक रेडियाई है और उतना ही कम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ये समझ में आया कि नहीं? आप तो सिंपल बोल दो ना, आयनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। ठीक, सिंपल ये समझ लो, जितना बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर, उसको निकालना उतना ही आसानी होगी, इसलिए उसके आयनेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। और अगर हम बात करें एज वी गो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, हेंस आयनेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आया कि नहीं? तो इन दोनों ग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका जो ग्राफ है, ये आपका अल्कली मेटल्स का आयनेशन एनर्जी का ग्राफ है। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। समझ आया कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका सेकंड पीरियड है, ठीक, n इक्वल टू 2 सेकंड पीरियड की बात हो रही है। यहां पे देखो, यहां पे ग्राफ है ना, कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, उससे कम बोरोन की, उससे ज्यादा कार्बन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे ज्यादा नियोन की। तो हमने यहां पे क्या नोटिस किया, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक्सेप्ट दीज टू केसेस। एक तो ये बेरिलियम और बोरोन का, और एक ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक। अब देखो ऐसा यहां पे क्यों हो रहा है भाई, देखो बेरिलियम का अगर यहां पे आप क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, 1s2 2s2 है, और बोरोन का क्या है, 1s2 2s2 2p1, ठीक। तो हमें पता है जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो एस सबसेल की सबसे ज्यादा, उससे कम पी की, उससे कम डी की, और उससे कम एफ की होती है। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है कि यहां पे एस सबसेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगी, तो उस पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। तो सेम सेल में जो यहां पे पेनिट्रेशन पावर होगी वो सबसे ज्यादा एस की होगी, उससे कम पी की, उससे कम डी की, और सबसे कम एफ की होती है। समझ आया कि नहीं? तो यहां पे एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू पी सबसेल। तो दोनों का एन सेम है, तो एन सेम है, तो सबसे मुश्किल कहां से होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, एस सबसेल से। इसलिए बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी क्या होती है, बोरोन से ज्यादा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई, हालांकि बोरोन का जो साइज है, बोरोन का साइज क्या है, बेरिलियम से छोटा है, फिर भी क्या बोल रहे हो, आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की, क्योंकि बेरिलियम में 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, जिसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, 2p से ज्यादा होती है। ये आगे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसके बाद अब आप कहेंगे सर लेकिन ये तो ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, 1s2 2s2 2p3, और यहां पे क्या है, 2s2 2p4। तो आप एक बात बताओ, उसमें तो ठीक है एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, उसकी क्या थी, बोलो भाई, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, इसलिए बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा हो गई। यहां पे तो आप पी सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, फिर भी नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, देखो भाई, नाइट्रोजन में क्या होता है, जो पी सबसेल है, पी सबसेल में क्या होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, और हमें पता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए यहां पे नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई। फिर इसके बाद देखो, यहां पे नियोन का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो नोबल गैसेज होती है उनका रिस्पेक्टिव पीरियड में साइज सबसे ज्यादा होता है। अब साइज सबसे ज्यादा होगा तो आयनेशन एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी नियोन की आयनेशन एनर्जी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं उनका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, NH2NP6 होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, और फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए यहां पे नोबल गैसेज की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो अब देखो ये आप समझ गए, तो यहां पे ये आप इसको हाईलाइट कर लेना कि ये ध्यान रखना में, तो यहां से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सिंपल एक ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि यहां पे ना आपकी पोजीशन वेकेंट कर देगा कि यहां पे कौन सा एलिमेंट्स आएगा, ये पूछ सकता है, लेकिन वैल्यू कभी भी नहीं पूछेगा, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपको ओनली समझना है, और आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसा ही ऑर्डर आपका किसका आएगा भाई, जो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, जैसे लिथियम की जगह सोडियम आ जाएगा, बेरिलियम की जगह मैग्नीशियम आ जाएगा, उससे कम एल्यूमिनियम का होगा, मैग्नीशियम का आयनेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। फिर इसके बाद यहां पे सिलिकॉन आएगा, फिर यहां पे फास्फोरस, और फास्फोरस से कम सल्फर का, यानी फास्फोरस से कम किसका होगा, सल्फर का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इससे ज्यादा क्लोरीन का, फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन का, और सबसे ज्यादा आर्गन का होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा, तो ये भी एग्जामिनर आपसे
पूछ सकता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कर लेंगे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नोट करना तो कर सकते हैं, ये सबको पता है यार, कर लेंगे ना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली। अब यहां पे ये ग्राफ दोनों हो गए, इसके ऊपर एक ग्राफ और गिवन है। देखो भाई, इसमें ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर 60 तक आपके आयनेशन एनर्जी का ग्राफ बनाया गया है। अगर आप इसको ना ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वाला ग्राफ जो है, यहां पे ये लिथियम के बाद ये बेरिलियम है और ये आपका बोरोन है, ठीक। और यहां पे ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। फिर इसके बाद सोडियम के बाद ये मैग्नीशियम है और उससे कम एल्यूमिनियम का है, ठीक। और यहां पे ये फास्फोरस है और उससे कम सल्फर का है। ये तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इसके बाद है ना, यहां पे ये पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, ये आपके 3D 4D के एलिमेंट्स है। तो आप यहां पे देख के आराम से नहीं बता सकते, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ना डी ब्लॉक की टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ना वेरिएशन आता है। तो आप एक काम करो, इसको यहां याद करने की बजाय एक काम करना, डी ब्लॉक की जो टेबल्स है एक बार वहां से पढ़ लेना। जब मैं डी ब्लॉक आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं बोल रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम कोशिश करेंगे सब कुछ कवर किया जाए। वैसे एग्जामिनर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है मेनली एस ब्लॉक के हो गए और पी ब्लॉक के हो गए, ठीक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे एग्जामिनर का मेन फोकस रहता है, लेकिन फिर भी जितनी भी चीजें गिवन है हम सारी कवर करेंगे। लेकिन यहां पे देखा आप बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। स्कैंडियम, फिर ये स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो ऐसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसका कम है किसका ज्यादा, क्योंकि देखो कितना आप यहां पे कितना चेंज करके बताओगे। देखो कैसे करोगे कंपेयर आप, किसका ज्यादा किसका कम। जैसे ये वाला थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, तो किसको किसके साथ कंपेयर करोगे, ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहां करने के बजाय एक बार हम डी ब्लॉक की टेबल से रिवाइज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है, अच्छा यहां पे देख लेते हैं क्या लिखा है। The effective nuclear charge experienced by a valence electron in an atom will be less than the actual charge on the nucleus because of shielding or screening of the valence electron from the nucleus by the इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन, यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग का काम करेंगे, स्क्रीनिंग का काम करेंगे, उसको रिपेल करते हुए इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। ये बात बताई गई जो मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। नेक्स्ट है, इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल इन इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। मैंने बोला था ना भाई, शील्डिंग कब इफेक्टिव होती है, जब आपके इनर ऑर्बिटल्स क्या होंगे, फुल फिल्ड होंगे। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था, एस सब सेल की शील्डिंग सबसे ज्यादा होती है, उससे कम पी की, उससे कम डी की, उससे कम एफ की। अब नेक्स्ट पैसेज में देखो, आपको ओनली ये समझाया गया है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर करेंगे, सेम सेल में एंटर करेंगे। सेम सेल में एंटर करेंगे तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद यह समझाया गया है, जब हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जाते हैं तो वहां पे जो इनर सेल्स का शील्डिंग इफेक्ट है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है और आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये इस पैसेज में एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको बोल करके समझाया है वही यहां पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये वाला जो पैसेज है, अभी हमने पढ़ा था भाई, बेरिलियम की आयनेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ये तो हमने सेकंड पीरियड के लिए पढ़ा था। ये इसमें सारा लिखा हुआ है, यहां तक ये पूरा लिखा हुआ है, और जो कुछ लिखा है ना, मैंने पूरा एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखो, मैंने इसके साथ साथ आपको यह भी समझा दिया था कि मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी और फास्फोरस की क्या होती है, सिलिकॉन से ज्यादा होती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसमें पूछा है, इसमें लिखा है द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली। ये वैल्यूज गिवन है। प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनेशन वैल्यू फॉर द एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760 किलो जूल पर मोल। जस्टिफाई योर आंसर। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो भाई, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बट मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। तो यहां पे अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से। तो ये ऑर्डर बनेगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहां पे इनकी वैल्यूज भी आपको गिवन है, कितना है, सिलिकॉन की 786
और मैग्नीशियम की है 737 और सोडियम की है 496। तो अब एक बात बताओ, एल्यूमिनियम की क्या होगी? बोलो भाई, एल्यूमिनियम की 496 से ज्यादा होगी और 737 से कम होगी। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे इनके बीच की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो पूछा गया था एम्स में। तो अब आप बताओ किसके क्लोज आएगी? जैसे पूछ रहा 575 क्लोज आएगी या 760, तो आप बोल देंगे 575 के क्लोज आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 496 से ज्यादा है और 737 से कम है। ये समझ में आ गया अच्छे से? अब इसके बाद देखो और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। भाई एक काम करेगा एग्जामिनर, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना देगा और एक लिस्ट में लिख देगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। दूसरी लिस्ट में लिख देगा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू। तो आपको मैच द कॉलम मैच करा सकता है, या एक काम ये भी कर सकता है, डायरेक्ट यही ऑर्डर आपसे पूछ ले। लेकिन अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना भाई? ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, तो ये था हमारा आयनेशन एनर्जी। अच्छा, आयनेशन एनर्जी में थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था कि बोरोन फैमिली का जो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, बोरोन फैमिली का क्या आएगा? वैसे तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, एनसीईआरटी में नोट करो एक बार, सीधा डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज में अगर आप देखें, देखो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, ये वैल्यूज आपकी गिवन है जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो भाई, ये आ गई ये वैल्यूज, ये यहां पे नोट करना। ये क्वेश्चन 3.19 में, ये आपका एनसीईआरटी में बोरोन एंड कार्बन फैमिली जो है उसमें भी डेटा मिल जाएगा और यहां पे भी गिवन है। देखो बोरोन की सबसे ज्यादा, उससे कम थैलियम की होगी, फिर उससे कम किसकी आएगी बोलो भाई? उससे कम यहां पे आपकी इंडियम की, ठीक, इंडियम की नहीं सॉरी, उससे कम किसकी आएगी? गैलियम की आएगी। गैलियम से कम इंडियम की, सॉरी गैलियम से कम एल्यूमिनियम की और सबसे कम इंडियम की। यहां पे डेटा सही नहीं दिख रहा है, इसको ठीक कर देना। 801 किसकी है? बोरोन की है। 589 किसकी है? थैलियम की है। गैलियम की कितनी आ रही है? 579 और एल्यूमिनियम की कितनी आ रही है? 577 और इंडियम की आ रही है 558। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप याद करो कि बोरोन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बोरोन का साइज सबसे छोटा होता है, और थैलियम की सबसे कम होनी चाहिए थी क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है। बट थैलियम की बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इसका रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोरोन के बाद दूसरा नंबर किसका आ रहा है? थैलियम का। उससे कम होगी गैलियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की और उससे कम इंडियम की। ठीक, अब गैलियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है? ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये ऑर्डर आपको याद करना है। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, यहां पे एक्सरसाइज में गिवन है, आगे जो आपके बोरोन एंड कार्बन फैमिली है वहां पे डेटा भी गिवन है। ठीक है भाई, इसके अलावा यहां पे देखना एक बार ये, और ये देखो, ये सेकंड पीरियड का जो ऑर्डर है वो भी लिखा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वापिस आ जाओ, अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आ जाते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, अभी ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चल रहा है। ठीक, ये आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन पढ़ो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जो जब आप एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा? जो उस एटम का न्यूक्लियस है और जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है आपस में, इनमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो एनर्जी इंक्रीज होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ आ गया नहीं आप? ठीक, अब नेक्स्ट देखो, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन आइदर बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये बहुत सही इसने लिखा है भाई, एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये Cl- बनाएगा, तो Cl- जो बन रहा है वो क्या होगा? ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p6, तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन किया है, तो ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन जब आप यहां पे नियोन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नियोन का ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए नियोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप जानबूझ करके यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पे पॉजिटिव आएगी, यानी ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये समझ में आ गया?
क्लियर है? ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल लिखा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन, स्टेबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको क्लोरीन के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, वही इसमें लिखा है। ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेज हैव large positive electron gain enthalpies because the electron has to enter the next higher principal quantum level leading to a very unstable electronic configuration। ये भी मैंने आपको नियोन के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, तो समझ में आ गया क्या लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, एज ए जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड। भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहां पे ये लिखा डायरेक्ट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। अब ये मत बोलना सर नेगेटिव में इंक्रीज होगी, तो हम बोलेंगे डिक्रीज होगी। नेगेटिव तो ये शो कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बाकी हम बात करेंगे वैल्यू की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही फर्स्ट लाइन में लिखा है। नेक्स्ट देखो, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एंड कंसिक्वेंटली इट विल be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। वो ये बोला कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके कारण रेडियस क्या होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो जब जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आएगा, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आएगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद ये क्या लिखा है, वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट electron gain enthalpy to become less negative as we go down a group because the size of the atom increase and the added electron would be farther from the nucleus। This is generally in the case। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, टॉप टू बॉटम हम जब किसी ग्रुप में जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है भाई, जहां पे जब आप ऊपर होंगे ग्रुप में तो साइज छोटा होगा, लेकिन एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा कि नहीं, इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज होगा, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आएगा, यानी न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो ये इनकी वैल्यू टेबल में भी गिवन है, अभी हम वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट देखो, दिस इज जनरली द केस, टेबल 3.7 अभी देख लेंगे। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट। यानी ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर से कम होगी और फ्लोरीन की क्लोरीन से कम होगी। दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द smaller n equal to 2 quantum level and suffers significant repulsion from the other electron present in this level। For the n equal to 3 quantum level sulfur or chlorine, the added electron occupies a larger region of space and the electron repulsion is much less। यहां पे ये बताया गया है, देखो भाई, जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होगी और ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी। अब इसका रीजन क्या है भाई, ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, इनमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, कहां पे एंटर कर रहा है, सेकंड सेल में, तो सेकंड सेल में यहां पे क्या होगा, साइज क्या होता है भाई, छोटा होगा। साइज छोटा होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑलरेडी ज्यादा अवेलेबल है, तो जब जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस कमिंग इलेक्ट्रॉन में और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। बट अगर बात की जाए यहां पे थर्ड पीरियड एलिमेंट की, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कौन सी सेल में एंटर कर रहा है, थर्ड सेल में। तो थर्ड सेल में क्या होगा भाई, यहां पे कमिंग इलेक्ट्रॉन कम रिपल्सन फील करेगा और कम रिपल्सन फील करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी रिलीज होगी, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है। यानी आप क्या ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक। ठीक, तो पी ब्लॉक में नॉर्मली ये होता है। समझ आया कि नहीं आप? जैसे मेनली यहां पे बात की जाती है ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली की। ठीक, समझ आ गया? तो अब देखो यहां पे इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा है, अच्छा यहां पे एग्जांपल से पहले टेबल गिवन है। देखो भाई, टेबल ध्यान रखना, टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले देखो यहां पे हाईलाइट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अपने ग्रुप में सबसे कम है।
देखा कि नहीं देखा? तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से याद करने के लिए इसको यहां से काट करके क्या लिख देंगे, अलग कलर के पेन से हाईलाइट करके लिख देंगे कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में जाएगा विद वेरी लेस वैल्यू। समझ आया कि नहीं? ठीक, तो ऑक्सीजन सबसे नीचे चला गया, देख रहे हो। लेकिन अगर बात की जाए फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन क्या आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है। तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे कि क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ऑर्डर लिख के आप क्लोरीन को या तो अलग कलर से लिख दो या ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे हाईलाइट कर दो। लेकिन याद रखना है, यहां पे आप इसका भी ऑर्डर लिख सकते हो ऑक्सीजन फैमिली का, सीधा लिख दो भाई सल्फर की सबसे ज्यादा, उससे कम सेलेनियम की, उससे कम टेलेरियम की, उससे कम पोलोनियम की और सबसे कम ऑक्सीजन की। समझ आया कि नहीं? तो ऑक्सीजन देखो कितना पीछे जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में टेबल गिवन है। तो टेबल की आपको वैल्यूज कभी भी नहीं रटनी, वैल्यू एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, वैल्यू पूछेगा तो कंपैरिजन करवाएगा, यानी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ये ऑर्डर लिखना आता है, ये ऑर्डर आपको लिखना आता है, तो आप वैल्यूज कंपैरिजन कर लेंगे। जैसे यहां पे इसका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के दे दिया। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बना के दे दिया और वैल्यू आपसे कंपेयर करवा ली, ऐसे पूछ सकता है। या आपको यहां पे एक स्पेस खाली छोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू क्या होगी, इससे भी ज्यादा आएगी, इन सबसे ज्यादा आएगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर इसके बगल में देखो भाई, जो आपके इनर्ट गैसेज है उनकी वैल्यू गिवन है, जो कि क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए पीरियड में सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, हमारी, बोलो भाई किनकी होती है, बोलो जल्दी से, इनर्ट गैसेज की होती है, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। ठीक, फिर इधर आ जाओ लेफ्ट में। लेफ्ट में अगर हम बात करें, ये है भाई आपका ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की, उससे कम लिथियम की, उससे कम सोडियम की, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम। तो जैसे कि हमने बोला डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, तो वैसा ही डिक्रीज हो रहा है। समझ आ गया नहीं यार? ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, यह आपको ध्यान रखना है। और डाउन द ग्रुप जब ध्यान रखेंगे तो यहां पे हैलोजन फैमिली वाला केस और ऑक्सीजन फैमिली वाला ये केस जरूर याद करके जाएं, जरूर ध्यान रखें, इसको अलग से नोट डाउन करें, एनसीईआरटी में हाईलाइट करें, आपकी मर्जी कैसे भी करें, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक, समझ आ गया नहीं यार? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में बोलो भाई क्या है, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which the least value least negative value। देखो भाई आपको दिया गया एक तो फ्लोरीन, एक क्लोरीन, और उससे पहले सल्फर, और उससे पहले फास्फोरस। तो आपको एक बात का तो अच्छे से पता है, क्लोरीन की कम होगी, क्लोरीन से कम होगी सल्फर की, और सल्फर से कम होगी फास्फोरस की। और हमें यह भी पता है जो हमारा जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इसलिए राइट साइड के जो ग्रुप होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी हैलोजन फैमिली की जो होगी वो ऑक्सीजन फैमिली से क्या होगी, ज्यादा होगी, और नाइट्रोजन फैमिली से भी ज्यादा होगी, कार्बन फैमिली से भी ज्यादा होगी। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आएगा नहीं? तो यहां पे हम बोलेंगे हैलोजन फैमिली की ज्यादा होगी, तो ऑर्डर अगर आप लिखना चाहें, हैलोजन फैमिली में किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की, तो उससे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की। फिर इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, सल्फर, और फिर आ गया फास्फोरस। तो पूछा लिस्ट नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, फास्फोरस की होगी। ये कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? समझ आ गया नहीं? आप जैसे कई बार है ना, ये तो समझ में आ गया ना, कर लेंगे, फास्फोरस की सबसे कम हो गई। अब इसके बाद देखो कई बार एग्जामिनर है ना आपसे ऐसे भी पूछता है, भाई ये दे दिया आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनका कंपैरिजन करवा लिया, तो राइट वालों की ज्यादा होगी नो डाउट। ठीक, और राइट वालों में फ्लोरीन और क्लोरीन में थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा होगी, और इनमें लेफ्ट वालों में भी थर्ड पीरियड वाले की ज्यादा होगी। तो सबसे कम ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा सल्फर की, उससे ज्यादा फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा क्लोरीन की। ये ऑर्डर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आईआईटी एडवांस ऑलरेडी इसको पूछ चुका है। अब एक बात बताओ, इसके लिए वैल्यू रटने की जरूरत है क्या? वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। वैल्यू हम एनसीईआरटी की टेबल से बस ये देख रहे हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है, और वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हम इन लेक्चर में कवर कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं? हो जाएगा भाई। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इसके अलावा यहां पे देखो ये भी लिखा है, एक वैल्यू लिखी है, देखो ये डेल्टा HEG इज इक्वल टू AE माइनस 5/2RT, ये तो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये इनमें आपस में
रिलेशन है। तो देखो भाई, जो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे कैलकुलेट करेंगे। तो 0 केल्विन अगर आप पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके इक्वल हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो रिलेशन है ये एग्जामिनर चाहे तो डायरेक्ट पूछ सकता है। वैसे ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी यार अगर एक इक्वेशन आप लिख के देख लेंगे, उसको एक बार पढ़ लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अगर ये एग्जाम में पूछी जाए कर लेंगे या नहीं कर लेंगे सॉल्व। ठीक, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बता देंगे। ठीक, वैसे ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं ऐसे आने के। ठीक, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा एक बार इसको लिख के देख लो, ज्यादा बेटर है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये टेम्परेचर है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक ही बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इसका मतलब ये है, जैसे यहां पे HF बॉन्ड बना, भाई HF बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो किसकी ज्यादा है। यहां पे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी यहां पे ये इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगी, इसलिए हम कहेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, तो ये इसमें समझाया गया है। नेक्स्ट देखो, अनलाइक आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसका ज्यादा है, यानी रिलेटिव देखते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये होगा वो होगा ना, ऐसा नहीं बोलते, बस आप कंपेयर करते हैं आपस में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। नेक्स्ट देखो, यहां पे लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन एंड डिक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखो भाई यहां पे बताया गया है, सीधा आप याद करो, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो बस जरूरी नहीं कि आप इसका हाईलाइट करके पढ़ें, आप शॉर्ट में इसके बगल में ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो भाई डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। तो ऐसे बगल में लिख लिया करो, ताकि आपको बार बार भी एनसीईआरटी की लाइन ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लगता है। भाई बार बार थ्योरी पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो मेन। और जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थियोरेटिकल पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूं, यह आ सकता है, उसको याद करो। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब ये टेबल दी गई है, भाई टेबल है, बहुत शानदार टेबल है। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। देखो कैसे याद करेंगे भाई, सबसे पहले आप है ना, ये देखो यहां पे आप फ्लोरीन की याद करो, फ्लोरीन की ये पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग है ना, ये वैल्यूज नहीं है भाई, आपस में रिलेटिव बताई गई है कि अगर हम बात करें यहां पे बोरॉन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें, ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। कितनी ज्यादा होगी? डबल ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी फ्लोरीन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बोरॉन से डबल होगी। इसका मतलब ये है, और ये कोई वैल्यूज नहीं है, पोलिंग ने बस एक आइडिया दे दिया कि इतनी होती है, आप ऐसा मान लो। जैसे लिथियम से फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी? 4 टाइम ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इन ए कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, अब देखो यहां पे फ्लोरीन की सबको याद रहती है 4.0, तो अब जब आप लेफ्ट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो आप है ना 0.5 घटाते चलो, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0। समझ आ गया नहीं? हाँ ठीक, ये हो गया याद। अब जब आप लिथियम वाले ग्रुप में नीचे जाएंगे तो 0.1 कम करते चलो। ठीक, तो ये आ गया लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की भी 0.8 होती है और सीजियम की 0.7। ठीक, अब देखो यहां पे डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। अब देखो सोडियम वाला जो थर्ड पीरियड है उसमें देखो इसमें 0.3 ऐड करते चलो, सोडियम से मैग्नीशियम की 1.2 प्लस 0.3 ऐड किया, इसमें 0.3 ऐड करो, एल्यूमिनियम की 1.5, इसमें 0.3 ऐड करो, सिलिकॉन की 1.8, 0.3 ऐड करो 2.1, और यहां पे 0.4 और यहां पे 0.5 ऐड करेंगे, तो यहां पे इसकी होगी सल्फर की 2.5, क्लोरीन की 3.0। ठीक, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। अगर याद करना चाहो, इसकी 4.0, इसकी 3.0, इसकी 2.8 और इसकी 2.5, ये ऑर्डर आता है। वैसे रटने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया नहीं? आ इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई। अब देखो कई बार क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना पड़ जाता है, जैसे यहां पे ना आपको बोल दिया भाई, देखो यहां पे नाइट्रोजन जो है
और क्लोरीन जो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो नाइट्रोजन और क्लोरीन जब बॉन्ड बनाएंगे तो बताओ भाई ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की? यहां पे क्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी होगी, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन क्लोरीन में हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन पे -1 आएगा और नाइट्रोजन पे +1 आएगा जब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। ठीक, समझ आ गया नहीं? तो ऐसे आप बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कार्बन और सल्फर है, भाई कार्बन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो आप कहेंगे सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हालांकि आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं कि दोनों की सेम है। तो जब CH2 बॉन्ड बनेगा तो हम क्या बोलते हैं, सल्फर में -2 और कार्बन में कितना आता है, +4 आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किससे, सल्फर से। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, ये देखो सिंपल सी बातें सारी हो गई। इसके अलावा अब ये देखो, ये आपको ग्राफ सा बना के दे रखा है एनसीईआरटी ने, भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एनर्जी तीनों लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, और अगर बात की जाए एटॉमिक रेडियाई की, डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप बात करें, भाई एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा और आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ठीक, फिर यहां पे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, यानी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, जो सबसे नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहां पे मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी राइट में सबसे ऊपर मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए, लेफ्ट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, वो भी किसमें होगा, बोलो भाई, नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम किसमें होगा, नीचे वाले में, और राइट में जाने पे ऊपर वाले में सबसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, जो आपने टोटल पढ़ा है, तो यहां से आप एक माइंड मैप बना सकते हैं, ये एनसीईआरटी ने आपको माइंड मैप दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, therefore electronegativity is directly related to that non-metallic properties of the elements. It can be further extended to say that the electronegativity is inversely proportional to the metallic properties of the elements. Thus the increase in electronegativity across a period is accompanied by an increase in a non-metallic properties. Similarly, the decrease in electronegativity down a group is accompanied by a decrease in non-metallic properties of the elements. ये बोल रहा है कि भाई जो नॉन मेटल होगी तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नॉन मेटल की ज्यादा होती है, मेटल की कम होती है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने के कारण, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा। भाई अपने को करना था एटॉमिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चारों टॉपिक हो गए। इसके बाद लास्ट टॉपिक देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो भाई वैलेंसिया मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे आपके ग्रुप 1, 3 मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी लिखी गई है। तो वैलेंसी को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में कितने हैं, दूसरा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहां पे ग्रुप 1 जो है और ग्रुप 2 है, तो उनमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में रिस्पेक्टिवली होते हैं, तो उनकी वैलेंसी भी हम क्या बोलेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी भी 3 बोलेंगे, और 14 में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी भी वैलेंसी हम 4 बोलेंगे। अब इसके बाद जो ग्रुप 15 है, 16 है और 17 है, ये 2 वैलेंसी शो करेंगे, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये वैलेंसी 5 भी शो करेंगे और 8 माइनस 5 यानी 3 भी शो करेंगे। सिमिलरली जो आपके ऑक्सीजन फैमिली है वो 2 और 6, और हैलोजन फैमिली जो 1 और 7, और इनर्ट गैसेज यानी कितना 0 और 8। कर देंगे या नहीं कर देंगे भाई, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्या है। अच्छा यहां पे ना ये भी बोल रहा है, इसमें ये भी लिखा है भाई, नॉर्मली हम ये भी बोल देते हैं वैलेंसी जो होती है जब कोई मॉलिक्यूल अपना वो बनाएगा, मतलब कंपाउंड बनाएगा, सॉरी जब कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो नंबर उसका वैलेंसी कहलाएगा। जैसे Na2O में सोडियम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसकी वैलेंसी कितना बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -2 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी बोलते हैं, 2 बोलते हैं। विद साइन नहीं बोलेंगे, ओनली वैल्यू की बात की जाएगी। नेक्स्ट
यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड विच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड ब्रोमाइड। भाई देखो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा। और ब्रोमीन की कितनी होती है, या तो ये बोलो भाई इस पे इसकी वैलेंसी या तो 1 होती है या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, तो यहां पे ये 1 बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कितना बनेगा, ये 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा, तो SiBr4 ये बन जाएगा आपका SiBr4। नेक्स्ट लिखा एल्यूमिनियम एंड सल्फर। अब एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे भाई यहां पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसमें -6 चार्ज आएगा, इस पे टोटल +6 आएगा, यानी ये बनाएगा Al2S3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, तो ये बोल रहा है कौन से टाइप के कंपाउंड बनेंगे, ये आपको समझ में आ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे ये आपको फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड बनाया गया है। ठीक, तो ये आपके अल्कली मेटल्स के हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली के हाइड्राइड गिवन है। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, जो जनरल ऑक्साइड बनते हैं उनके फॉर्मूले यहां पे आपको गिवन है, एक बार आप देख सकते हैं, कुछ सिंपल बना सकते हैं, सबको बताए यार। अल्कली मेटल M2O टाइप, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है MO टाइप ऑक्साइड बनाएगी, और जो हमारी बोरॉन फैमिली है वो M2O3 टाइप, कार्बन फैमिली है MO2 टाइप, और यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड बनेंगे। और ऑक्सीजन फैमिली में क्या बनते हैं, जैसे SO हो गया, SO2 हो गया, SO3 टाइप ऑक्साइड हो गया, और हैलोजन फैमिली में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। हालांकि ये जो मेन ऑक्साइड्स हैं इनको हम इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप को जब पढ़ेंगे पी ब्लॉक में 12th क्लास वाले में, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह, इनके स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। वैसे तो देखो भाई ये डिटेल में इस ब्लॉक में आएगा, लेकिन फिर भी आपका पीरियोडिक टेबल में जितना लिखा मैं आपको समझा देता हूं। द फर्स्ट एलिमेंट ईच ऑफ द ग्रुप 1 and 2 and group 13 to 17 differ in many respects from the other member of their respective group. In fact, the behavior of lithium and beryllium is अच्छा देखो ये पता क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये पहले वाली लाइन समझ लो। ये बोल रहा है कि जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या करते हैं, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। अब इसका रीजन क्या है भाई, एक तो इनका जो जो इनकी एटॉमिक रेडियाई है, इनका साइज जो है वो छोटा होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, इनकी आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, और इनका जो चार्ज बाय रेडियस रेशो आएगा वो भी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से ये सारे क्या करेंगे, डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। और एक बड़ा, सबसे बड़ा और मेजर रीजन ये है, इनमें सब में क्या होती है, सेकंड सेल है n = 2, तो n = 2 में क्या होगा, 2s और 2p सब सेल्स होंगी, यानी यहां पे 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, बोलो भाई 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, यानी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। जबकि बाकी नीचे के जो एलिमेंट्स आएंगे उनमें 3d 4d वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, यहां पे डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे, और यही सारी बातें आगे लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। जैसे इन फैक्ट बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो ये बता रहा है कि लिथियम क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, बोलो भाई डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई इनका जो चार्ज बाय रेडियस रेशो है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये आगे आपके एस ब्लॉक में भी हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट इसके बाद द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू द their small size, large charge by radius ratio and high electronegativity of the element। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो जरूरी नहीं है कि आप ये लाइंस पूरी पढ़े। भाई इनका एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, n = 2 पीरियड वालों का, आप बोल दो इनका स्मॉल साइज होता है और इनका चार्ज बाय रेडियस रेशो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ऐसे शॉर्ट में आप साइड में लिख लिया करो,
ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, इसको पढ़ने में टाइम ना लगे। नेक्स्ट लिखो, इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स 2s and 2p अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, वेयर एज द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप्स हैव 9 वैलेंस ऑर्बिटल 3s 3p 3d एज ए कंसीक्वेंस ऑफ दिस मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4, वेयर एज द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन बी एक्सपेंडेड वैलेंस सेल टू अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल AlF6 3-। यही मैंने आपको समझाया है भाई। यहां पे n इक्वल टू 2 में क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2s और 2p सब सेल्स है इनमें, तो मैक्सिमम 4 वैलेंस ऑर्बिटल है, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है। एग्जांपल यहां पे इसने क्या दिया है, BF4-। जबकि जब n इक्वल टू 3 वाले हैं तो उनमें 3s 3p और 3d वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक एक्सटेंड हो सकता है। एग्जांपल यहां पे AlF6 3- गिवन है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, furthermore the first member of p block elements displays greater ability to form p multiple bonds to itself। जैसे ये क्या करेंगे, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में खुद के साथ डबल बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट के साथ जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है। क्योंकि क्या होगा, जब पाई बॉन्ड बनेगा ना भाई, पाई बॉन्ड में अच्छे से ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो अच्छे से ओवरलैपिंग, सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसकी होती है, 2p पाई बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, ना कि 3p पाई की। जो 3p पाई जैसे आप बोले s डबल बॉन्ड s, तो ये बहुत ही वीक बॉन्ड बनता है, और इतना वीक बनता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहां पे आप बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये अच्छे से एग्जिस्ट करता है। ठीक, फिर इसके बाद देखो, ये सारा आपका केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट है, यही उसने लिखा है। नेक्स्ट, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड इज सेम। देखो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे एल्यूमिनियम की आएगी +3, और इसका कोवेलेंसी आएगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आएगा 6, क्योंकि एक क्लोरीन एटम और 5 इससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी में क्या है भाई, देखो, high chemical reactivity at the extreme and the lowest in the center, thus the maximum chemical reactivity at the extreme left yani alkali metals is exhibited by the loss of electron leading to the formation of cation, and at the extreme right among halogens shown by the gain of electron forming an anion। भाई ये बोल रहा है जो बिल्कुल लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में हमारी क्या होती है, अल्कली मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सबसे राइट में होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये हैलोजेंस है। तो ये तो क्या, इनकी रिएक्टिविटी बहुत मैक्सिमम होती है, और इनकी भी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है, लेफ्ट में भी मैक्सिमम, राइट में भी मैक्सिमम, और बीच में क्या होगी, इन दोनों से कम होगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि लेफ्ट में मेटल्स है जो इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करती हैं, रिड्यूसिंग नेचर शो करती हैं, और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो हमारे हैलोजेंस होते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या कर लेंगे, बोलो भाई, इनर्ट गैसेस का कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर लेंगे, और इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को इजिली ऑक्सीडाइज करते हुए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होते हैं रिस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी बढ़ती है, और लेफ्ट में रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो आप ये भी बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, बोलो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर इंक्रीज होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की नेचर डिक्रीज होगी। ठीक, और टॉप टू बॉटम जाने पे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहां पे क्या होगा भाई, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो यह भी आपको यहां पे कहीं नहीं आपको लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, नेक्स्ट यहां पे एलिमेंट्स ऑन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ ए पीरियोडिक पीरियड इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट और राइट वाले जो होंगे वो इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज मोस्ट बेसिक, दैट इज Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये बनेगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि लेफ्ट में क्या होती है, मेटल्स होती हैं, तो मेटल के जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक बनते हैं। तो अगर आपसे फिर नेक्स्ट पढ़ लो एक बार, वेयर एज दैट फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट इज मोस्ट एसिडिक, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे बनेंगे, एसिडिक बनेंगे। तो हमसे अगर पूछा जाए, जैसे यहां पे ना इसने ये लाइन लिख दिया, एग्जामिनर क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ये ऑर्डर पूछ सकता है, Na2O, MgO, Al2O3, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7।
ठीक, इसने क्या बोल दिया, जो एक्सट्रीम राइट पे है वो मोस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि क्या है, ये क्या है, इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो नॉन मेटल सबसे अच्छे एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। और लेफ्ट में क्या होता है भाई, मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जो कि क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये मोस्ट बेसिक होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, ऑक्साइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बोल सकते या नहीं बोल सकते, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज होती है। ठीक, समझ आया। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे भाई लिथियम है, लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होती है। कोई डाउट तो नहीं है। तो टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगी। तो आप ये लिख सकते हो, ऑक्साइड फॉर ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये बन गया आपका शॉर्ट में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आईआईटी में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये तीनों उठा के दे देता है, बोलता कि इनके एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बताओ, सॉरी इन ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। ठीक, कर लेंगे ना भाई। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक, एग्जांपल है Al2O3 और AS2O3। भाई जैसे Al2O3 क्या है, ये एम्फोटेरिक है, और AS2O3 भी एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक ऑक्साइड का भी काम करेगा और बेसिक ऑक्साइड का भी काम करता है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, न्यूट्रल कौन से हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, NO, N2O, और एक और यहां पे आप लिख लेंगे H2O। H2O भी इसी कैटेगरी में आएगा। ये क्या है, ये चार हमारे न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो ये पीरियोडिक टेबल में लिखा है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके और कौन से आते हैं, देखो भाई, और मैंने आपको सिखाया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिनका क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो यहाँ पे दो ही लिखे हैं, मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं। यहां पे लिखना अब, जिसको भी करनी पार्टी जाओ सब, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, जर्मनी। ठीक, तो यहां पे ऑक्साइड बनेंगे, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, Cr2O3, PbO एंड PbO2, Ga2O3, Sb2O3 और Sb2O5। ठीक, Al2O3, SnO, SnO2 और V2O5, और ये आ गया आपका GeO2। ठीक, तो ये क्या है, ये सारे आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक, सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, इनमें मैंने एक नहीं लिखा, यहां पे देखो ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है AS2O3, तो यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रिया भी लिख लेना। AS2O3 ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बल्कि अलग से लिखना ताकि हाईलाइट करके याद रहे, क्योंकि ये तो मैं आपको याद कराता ही हमेशा, तो ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये भी आपको याद करना है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, so by a chemical reaction with water that Na2O is basic oxide and Cl2O7 is an acidic oxide। भाई आप एक काम करो, Na2O की वाटर के साथ रिएक्शन करो, NaOH बनेगा। ठीक, तो ये क्या है, बेसिक है, Cl2O7 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, HClO4 बन गया, ये क्या है, एसिडिक है। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया इनकी एसिडिक और बेसिक नेचर। नेक्स्ट लिखा है, among transition metals that is 3D series the change in atomic radii is much smaller as compared to those of representative elements across the period। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक साथ क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसके अलावा एक और होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ये भी भाई आपको ध्यान रखना है। टिपिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका ग्रुप प्रॉपर्टी शो करता है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हमें पता है जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक तो उनका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, और उनके पास
2s and 2p ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, कौन करेंगे? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स सारी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप की शो करते हैं, इसलिए उनको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे बताया गया जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होगा भाई, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तो साइज में डिफरेंस ज्यादा आएगा, बट 3D सीरीज एलिमेंट्स जो है उनमें बहुत ज्यादा साइज में चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने देखा था भाई, आयरन का होता है 126 पिकोमीटर, वहीं पे कोबाल्ट और निकिल का कितना होता है 125 पिकोमीटर। तो यहां पे साइज में डिफरेंस बहुत ही कम आता है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज स्टिल स्मॉलर अमंग इनर ट्रांजिशन मेटल्स, यानी 4f सीरीज। तो देखो भाई, जो 4f सीरीज के एलिमेंट्स है उनमें है ना, जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है उनसे भी कम डिफरेंस आएगा साइज में। ठीक, ये लिखा गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखो, द आयनेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक्स। तो जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी होती है वो किसके बीच में आएगी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी एस वालों की क्या होगी आयनेशन एनर्जी? डी एंड एफ से कम होगी, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों की क्या होगी? डी एंड एफ ब्लॉक से ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट लिखा, इन ए ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जनरली रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पीज। तो आपको पता है भाई, एटॉमिक रेडियाई जो होता है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या होगा? डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, जबकि आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखो, एंड ए रेगुलर डिक्रीज विद एक्सेप्शन इन सम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एज शोन इन सेक्शन 3.71d इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये बोल रहा है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होता है, बट जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है उनमें एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक, तो ये बताया गया है। जैसे भाई आपको पता है क्लोरीन का क्या होगा? फ्लोरीन से ज्यादा होता है, बाकी क्या होगा? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। तो ये लिखा गया है, ये पहले आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट पढ़ो, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद देयर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर विच यू विल लर्न लेटर। भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को भी इससे हम रिलेट कर सकते हैं, बाकी ये बाद में पढ़ेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई, मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है। जबकि आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, यानी रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। यह हमने पढ़ा है। तो अब एक बात बताओ भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? सीजियम की होगी, और सबसे कम लिथियम की होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिथियम कहा जाएगा लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है। तो देखो भाई, लिथियम का साइज छोटा होने के कारण लिथियम में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसकी आयनेशन एनर्जी तो क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी। लेकिन जो रिड्यूसिंग नेचर हम कैलकुलेट करते हैं वो कहां पे कैलकुलेट करते हैं? वो हम बोलो भाई, वो एक्वस मीडियम में कैलकुलेट करते हैं। इसलिए एक्वस मीडियम में क्या होता है भाई, जब ये लिथियम आयन एक्वस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? यहां पे बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, जो भाई आयनेशन एनर्जी एब्जॉर्ब को कंपनसेट कर देती है। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? लिथियम क्या होगा? बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। देखो, इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले लिथियम को आप सॉलिड से किस में लेके जाएंगे? गैस में लेके जाते हैं। इसको हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि बहुत कम होती है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है, लिथियम गैसीय एटम को आप लिथियम प्लस आयन बनाएंगे तो इसमें आयनेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये पॉजिटिव होती है। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होता है? एक्वस मीडियम में क्या होगा? लिथियम गैसीय आयन का हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन जब होगा तो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, और ये बहुत ही ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? लिथियम का साइज छोटा होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, जो पॉजिटिव आयनेशन एनर्जी को क्या कर देगी? कंपनसेट कर देगी, और लिथियम को बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बना देगी। तो लिथियम पीरियोडिक टेबल का सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर आगे इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू से भी अच्छे से समझेंगे, यहां पे उसकी बात नहीं कर रहे। फिर इसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे जो ये हेलोजन एटम्स है भाई, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? डाउन द ग्रुप क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि
यहां पे क्या होगा, देखो भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। लेकिन अभी आपके माइंड में आएगा सर फिर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए, क्लोरीन की होनी चाहिए। क्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन होता है। इसका भी रीजन क्या है भाई, इसका भी रीजन वही है जो लिथियम का है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हम किस में कैलकुलेट करेंगे, एक्वस मीडियम में। और एक्वस मीडियम में फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण फ्लोरीन क्या करेगा, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट उसमें हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिलीज होगी। ठीक, तो उसमें देखो भाई फ्लोरीन को पहले तो F2 गैसेस से किस में लेके जाएंगे भाई, फ्लोरीन एटम में लेके जाएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब होगी। फिर इसके बाद ये गैसेस एटम से किस में जाएगा, F- में जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी। फिर ये फ्लोरीन गैसियस जो है, ये फ्लोरीन एक्वस में जब जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिलीज होगी, जो इसको सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएगी। ठीक, तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, उससे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की और सबसे कम I2 की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हाउएवर ए रिवर्स ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज एंड आयनेशन एंथैल्पी। तो जब आप यहां पे बात करेंगे किसकी, बोलो भाई, यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनमें ऑर्डर क्या हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिवर्स हो जाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन डी ब्लॉक में दिया रहता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक, बाकी जो आपके आगे के चैप्टर होंगे उनमें देखेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज के लास्ट में 5 to 6 क्वेश्चन गिवन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट है 33rd क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो भाई, आपको पता है पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। फर्स्ट में लिखा है द p ब्लॉक हैज 6 कॉलम्स बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन ए p सेल। यहां पे p सेल की बजाय p सब सेल आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ठीक है भाई, तो p सब सेल यहां पे आप करेक्शन करेंगे। अब देखो जो आपका p ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, NH2 NP 1 to 6। तो p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 to 6, इसलिए उसमें कितने कॉलम होते हैं, 6। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। अब नेक्स्ट पढ़ो सेकंड, द d block has 8 columns because a maximum of 8 electrons can occupy all the orbitals in a d subcell। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि d block में कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। और इसका रीजन क्या है भाई, d में क्या होता है, n-1d 1 से 10 और ns 0 से 2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपके d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10, इसलिए कितने कॉलम होंगे, 10 होंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट पढ़ो C, each block contains a number of columns equal to the number of electrons that can occupy that subcell। बिल्कुल सही है भाई, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आएंगे, तो इसमें 2 कॉलम होते हैं। D में कितने आएंगे, 10 आएंगे, तो इसमें बोलो कितने कॉलम होंगे, 10। और P में कितने आते हैं, 1 to 6, तो इसमें कितने कॉलम होंगे, 6 कॉलम होंगे। तो ये स्टेटमेंट राइट है। इसके बाद लास्ट पढ़ो, द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, मैंने आपको बताया था जैसे एस ब्लॉक है भाई, एस ब्लॉक के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0। तो ये बोल रहा है कि जो ब्लॉक है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है। और भाई एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में जाएगा, ये कैसे पता चलता है, जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसी में आपका उसी ब्लॉक में आपका एलिमेंट जाएगा। जैसे अब मान लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी सब सेल में एंटर करेगा तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी राइट है। तो रॉन्ग कौन सी थी, बी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 35th। इसमें देखो क्या पूछा है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी के कारण तो वो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल में तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, जिसका वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी 2 होगी। तो ये वैलेंस सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, केमिकल बिहेवियर चेंज होता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल।
फर्स्ट लिखा है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो भाई ये तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि देखो जैसे अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 में क्या होगा भाई, ओनली 2s और 2p सब सेल्स होगी, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी इनकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 होगी सेकंड पीरियड की। बट थर्ड पीरियड में क्या होता है भाई, 3s 3p और 3d सब सेल्स होती है, तो इनमें टोटल 9 वैलेंस ऑर्बिटल है, जिसके कारण ये कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6 तक शो करेंगे। तो इनमें क्या होगा भाई, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने के कारण कोवेलेंसी चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है, तो ये तो अफेक्ट करेगा, ये तो क्या करेगा, वैलेंस सेल ये तो अफेक्ट कर रहा है केमिकल बिहेवियर को। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। देखो भाई न्यूक्लियर चार्ज का भी इफेक्ट आएगा, वैलेंस सेल पे न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट आएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उससे वैलेंस सेल का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मास। अब देखो भाई न्यूक्लियर मास के कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मास तो जैसे अगर हम बात करें भाई, हाइड्रोजन के आपके 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ठीक। तो इनमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होंगे, हाइड्रोजन में कितने होते हैं 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्रिटियम में कितने होते हैं 2। तो इसमें न्यूट्रॉन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, मास में चेंज आएगा, तो इससे वैलेंस सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भाई जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके इनर सेल्स में होंगे तो वैलेंस सेल को अफेक्ट करेंगे, उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शिल्डिंग इफेक्ट को अफेक्ट करेंगे, तो ये भी वैलेंस सेल को अफेक्ट करेगा। तो कौन अफेक्ट नहीं कर रहा, न्यूक्लियर मास नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देखो 36, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F- नियोन एंड सोडियम प्लस इज अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। देखो भाई न्यूक्लियर चार्ज से तो अफेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 10 है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब इसमें क्या होगा, 9 प्रोटॉन होंगे, इसमें कितने होंगे 10 और इसमें कितने होंगे बोलो भाई 11। तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज इसमें किसका होगा, फ्लोरीन का, उससे कम नियोन का, और सबसे कम किसका होगा, सोडियम प्लस का। तो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ये साइज का ऑर्डर आप बता देंगे, ठीक है भाई, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, ये तो अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो भाई इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सभी में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके वैलेंस है, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सेम है, यानी कितना है 2 है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल्स। तो देखो भाई इससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखो नन ऑफ द फैक्टर्स बिकॉज देयर साइज इज सेम। साइज तो सेम नहीं होगा, साइज का ऑर्डर तो ये आएगा, ठीक। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा 36 का। नेक्स्ट देखो इसके बाद 37th क्वेश्चन, Which one of the following statement is incorrect in relation to the ionization enthalpy? फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ भाई क्या पढ़ा है, आयनेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है वो बताना है। आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। भाई जो आपका जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, ठीक, तो उसके लिए आयनेशन एनर्जी 1 होगी, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके लिए IE2 होगी, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके लिए IE3 होगी। तो ये बोल रहा है कि ये आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, तो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, राइट है। नेक्स्ट पढ़ो बी स्टेटमेंट, द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है भाई, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, इसलिए यहां पे इनका क्या होगा, आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब आ जाओ सी स्टेटमेंट पे, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय ए जंप इन आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी। भाई देखो जैसे मान लीजिए हम ये बात करें, सोडियम है, ठीक, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो Na+ बनेगा। तो यहां पे जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो क्या था, ये था 2s2p6 3s1, तो 3s से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो जैसे ही 3s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे सोडियम प्लस बनेगा, इसमें क्या होगा 2s2p6। तो यहां पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ये किसका, इनर्ट गैस का है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, यहां पे जो आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया उसके बाद जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, इनर्ट गैस का बन रहा है,
यानी एक सेल उसमें डिफरेंस आ गया, तो यहां पे बहुत ज्यादा आयनेशन एनर्जी होगी किसकी, सोडियम प्लस की, यानी सोडियम की IE2 का जंप जो होगा IE1 से बहुत ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है, तो सी भी राइट होगा। नेक्स्ट पढ़ो डी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन from orbitals bearing lower n value is easier than from orbital having higher n value। ये बोल रहा है कि n इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आसानी होगी किसकी कंपैरिजन में, n इक्वल टू 3 से। अरे एक बात बताओ भाई, n इक्वल टू 3 क्या है, ये तो आउटर, ये ज्यादा आउटर सेल है, ये तो n इक्वल टू 2 है और ये n इक्वल टू 3 है, तो n इक्वल टू 3 में क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू n इक्वल टू 2। तो लोअर सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बल्कि यहां पे क्या लिखा है, ये यहां पे उल्टा लिखा कि लोअर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट देखो भाई, ये 3 शानदार क्वेश्चन है। यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट है 38th, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर मेटालिक कैरेक्टर इज। देखो भाई, बोरोन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये तीनों क्या है, आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो थर्ड पीरियड में क्या होगा भाई, हमें पता है एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और बोरोन क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, हम जानते हैं डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए इनमें जो बोरोन है उसका मेटालिक कैरेक्टर इन तीनों से कम होगा, क्योंकि ये तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है और बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, देखो भाई कौन सा आंसर आ रहा है, डी। समझ आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इजी भी है, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। भाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उससे कम किसका होगा, नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का, उससे कम बोरोन का। और सिलिकॉन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये सारे क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड वालों का क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सिलिकॉन का क्या आ जाएगा, सबसे कम आ जाएगा। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, इसमें आपका सी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो 40th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज। देखो भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है, फ्लोरीन की, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर अब यहां पे क्लोरीन और ऑक्सीजन में जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज्यादा होगी, और ये आपको ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, सबसे कम नाइट्रोजन। तो ऐसे देखो, जो आपके पीरियोडिक टेबल के लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करा दिए। लेक्चर हालांकि थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करवा दी। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके अलावा आगे आपके एग्जाम, आप आगे के चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट काम आ सकते हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। आगे की बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ा दी, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो और मुझे आपको समझाने में आसानी हो। ठीक, तो देखो भाई ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये अगर आपको अच्छे से आता है तो आगे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसीलिए इन पे हम इतना फोकस कर रहे हैं। हर एक चीज को अच्छे से कवर कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी कर रहे हैं और साथ के साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद होगी इन लेक्चर के बाद आप भी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।